गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से आपके लिए हिंदी टॉपिक में सबसे पहला चैप्टर लेके आया हूँ, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला, इसके बाद में जो क्रम से आपके अपडेट होंगे वो हिंदी के चैप्टर में 1 बाय 1 आपके क्लियर करवा देंगे, राइट। तो इवनिंग टाइम हम आपके लिए रीजनिंग के लिए लाते हैं बेटा, और मॉर्निंग के लिए आपके लिए हिंदी का क्लियर। तो एक एक बार पहला चैप्टर आपका हम स्टार्ट करते हैं, हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले देखिए बेटा, हिंदी वर्णमाला में पहला कॉन्सेप्ट है वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वर्ण का पहला प्रकार होता है स्वर, और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। पहला प्रकार होता है स्वर और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन। सबसे पहले मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं कि स्वर के जो भेद होते हैं, स्वर में क्या क्या होता है, जरा पहले देखिए बेटा। सबसे पहला पार्ट आता है स्वर की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? बोले तो बेटा कितनी होगी? 11। स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। दूसरा पार्ट आता है बेटा स्वरों के भेद कितने होंगे बेटा? स्वरों के भेद 3 होते हैं। स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीसरा पार्ट आता है बेटा स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा कितनी होती है बेटा? 10 होती है। स्वर की मात्रा, अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि स्वरों की संख्या तो 11 होती है लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। तो नोट में आपका मैं बताना चाहता हूं कि पहला आपका पार्ट स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या 11 कौन कौन सी होती है बेटा? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, उ, ए, आए, ओ और आपका आओ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं, जिसमें अगर मैं दूसरा पार्ट की बात करूं कि मात्राओं की, तो मात्राओं की संख्या आपकी थी 10। 10 में कौन सी मात्रा को नहीं लिया जाता है? तो वो आपकी होती है बेटा, कौन सी मात्रा को नहीं लिया जाता है? आपकी छोटा आ की मात्रा को नहीं लिया जाता है। क्लियर? चलें सबसे पहले नोट डाउन कर लें बेटा, क्लियर? फटाफट नोट डाउन कर लें। आपको जानकारी दी कि स्वरों की संख्या होती है बेटा 11 और स्वरों की मात्राएं होती है 10। कौन सी मात्रा नहीं होती बेटा? छोटा आ की मात्रा को इंडिकेशन नहीं किया जाता है, राइट। चले अब हम बात करते हैं स्वरों के भेद की। तो सबसे पहले स्वर के भेद। स्वर के भेद बेटा बोले तो स्वर के भेद हमने बताए थे आपको 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 आपका था बेटा दीर्घ स्वर, और नंबर 3 आपका था विलुप्त स्वर। आपके 3 स्वर के भेद थे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। राइट नाउ मैं बताना चाहता हूं बेटा, ह्रस्व स्वर को ही बेटा लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? लघु स्वर भी हम कहते हैं। क्लियर? अब मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि टोटल 11 स्वरों में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं और विलुप्त स्वर कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर
की संख्या बेटा आपकी 4 होती है। हास्य स्वर या लघु स्वरों की संख्या बेटा कितनी? 4 होती है। वो 4 छोटे कौन से आपके स्वर होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और बेटा री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। जबकि दूसरा आपका आता है बेटा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आपके आते हैं बेटा, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है बेटा टोटल आप 7, जिसमें आता है बेटा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद में ए, आए, ओ, आओ। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं कितने? 7। टोटल आप ये आपके होते हैं मूल स्वर, जिनकी संख्या 4 और 7 11 होती है। राइट। अब हम बात करते हैं, तीसरा पार्ट आपका था विलुप्त स्वर। विलुप्त स्वर बोले तो वो वह स्वर होता है जिसको बोलने में इन दोनों स्वरों से अधिक समय लगता है। जैसे आपका आता है ओम। क्या आता बेटा? ओम। इनकी संख्या मात्र 1 होती है। विलुप्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उदाहरण के लिए मैं लिख सकता हूं जैसे कि ओम। क्लियर बात समझ में आ गई? चलें अब हम बात करते हैं बेटा थोड़ा सा व्यंजन के भेद। अब आप हेडिंग डालेंगे व्यंजन। चलो, स्वर के विषय में जानकारी मैंने आपको दी। अब बात करते हैं व्यंजन की। चल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, व्यंजन जो होते हैं बेटा 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 जो होता है, पहला होता है बेटा स्पर्शी व्यंजन। दूसरा आपका होता है बेटा अंतास्त व्यंजन। तीसरा बेटा आपका होता है संघर्षी व्यंजन, या संघर्षी नहीं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। चल, एक एक करके हम जानकारी लेंगे बेटा। स्पर्शी व्यंजन, अंतास्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। राइट। स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है बेटा 25। कितनी होती है? 25। अंतास्त व्यंजन की संख्या होती है बेटा 4 और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या होती है बेटा 4। अगर मैं आपका टोटल कर दूं तो 25 4 29 4 33। मैं कह सकता हूं कि आपके मूल व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। इन्हें हम ही कहते हैं मूल व्यंजन। इन्हें ही हम कहते हैं बेटा क्या? मूल व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब यहां पर बात आ जाती है बेटा कि कहा जाए कि बेटा कुल व्यंजनों की संख्या, तो आपका आंसर अलग होगा। अगर कहे मूल व्यंजनों की संख्या तो आपका आंसर अलग होगा। मूल व्यंजन बोले तो मैंने अभी आपको बताया मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब आपसे अगर कहे टोटल कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजन में क्या होता है बेटा कि ये तो तीनों पार्ट होते ही हैं जो व्यंजन के भेद हैं। कौन से? स्पर्शी,
अंतास्त और ऊष्म। स्पर्शी, अंतास्त और ऊष्म ये तो होते ही हैं। इसके अलावा जो चौथा पार्ट होता है वो जुड़ जाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या बेटा 4 होती है। इसके बाद पांचवा पार्ट जुड़ जाता है बेटा द्विगुण व्यंजन जिनकी संख्या बेटा 2 होती है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 और 2 6 और जुड़ जाते हैं और कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं? क्लियर? तो हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या 39, मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्वरों की संख्या 11, मात्राएं कितनी 10, स्वरों के भेद कितने 3, व्यंजनों के भेद कितने 3। स्वरों के भेद में कौन से थे बेटा? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। व्यंजनों की संख्या में बेटा स्पर्शी व्यंजन, अंतास्त व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क्लियर बात समझ में आ गई? चल आगे मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट। चल आगे मैं बात करता हूं बेटा, चल यहां पर आप देखें बेटा नोट में आप लिखेंगे स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन आपके थे 25 और ये 25 कौन से होते हैं बेटा? तो कह सकते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक में स्पर्शी व्यंजन आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कितने? 5 व्यंजन होते हैं। और का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कितने वर्ग हुए बेटा? 5। तो 5 पंचे आपका 25 आपका हो गया। 25 आपके हो गए स्पर्शी व्यंजन। दूसरा था बेटा अंतास्त व्यंजन। अंतास्त व्यंजन बोले तो इनकी संख्या 4 थी, या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन जो थे ये भी बेटा इनकी संख्या 4 थी। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आते हैं? सीटी वाली शा, खे, शा और हा। इसके बाद में अगला पार्ट था बेटा संयुक्त व्यंजन भी था। तो संयुक्त व्यंजन इनकी संख्या भी बेटा कितनी थी? 4। 4 में कौन कौन था बेटा? क्षर, त्रक, ज्ञ और स्रा। द्विगुण व्यंजन था बेटा। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन आते हैं बेटा? डा और ढा। द्विगुण व्यंजन में कौन आते हैं बेटा? डा और ढा, जिसे हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो टोटल ऑफ व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक एक आपको नेक्स्ट जरा ध्यान दें। नेक्स्ट टॉप आता है, जैसे मैंने आपको बताया, स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में। क्लियर? अब कभी कभी नोट में ये पूछा जाता है कि निम्न में स्त्रीलिंग व्यंजन बताओ। स्त्रीलिंग व्यंजन, स्त्रीलिंग व्यंजन कौन होते हैं बेटा? या स्त्रीलिंग स्वर कौन होते हैं? स्त्रीलिंग व्यंजन, स्त्रीलिंग स्वर कौन होते हैं बेटा? 11 स्वरों में स्त्रीलिंग स्वर कौन से होंगे बेटा? 11 स्वरों में स्त्रीलिंग स्वर कौन से होंगे? 11 स्वरों में स्त्रीलिंग स्वर कौन से होंगे बेटा? चल
आगे। तो स्त्रीलिंग स्वर होते हैं 3। कौन कौन होते हैं बेटा? ई, ई और री। स्त्रीलिंग स्वर 3 होते हैं, ई और री। ई और री 3 आपके होते हैं स्त्रीलिंग स्वर। क्लियर? अब दूसरा पार्ट एक आपका फिर से नोट बनता है। कभी कभी वो दीर्घ स्वर में पूछ देता है। कभी कभी वो दीर्घ स्वर में पूछ देता है। बेटा दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी थी? 7 थी। 2 प्रकार का मतलब एक होता है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा होता है बेटा संयुक्त दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। बेटा मूल स्वरों की संख्या होती है 3 और संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4 होती है। 3 और 4 टोटल ऑफ 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो बेटा मूल स्वर में कौन कौन आते हैं? बेटा मूल स्वर में कौन कौन से आते हैं? बेटा मूल स्वर 3 होते हैं। मूल स्वर 3 होते हैं। चल मिनट देते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कौन कौन मूल स्वर कौन कौन होते हैं बेटा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये होते हैं मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर। अब आपका आता है बेटा संयुक्त दीर्घ स्वर में कौन कौन होते हैं बेटा? संयुक्त में बचे आपके ए, आए, ओ और आओ। 4 आपके होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। 3 होते हैं मूल दीर्घ स्वर और 4 होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर। बोला ये जाता है बेटा कि मूल दीर्घ स्वर को हम सजाती कहते हैं। सजाती स्वर कहा जाता है। और संयुक्त दीर्घ स्वर को हम विजाती स्वर कहा जाता है। विजाती स्वर कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल आपको बेटा वर्णमाला में हम एक एक चीज को क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको कोई भी वर्णमाला में प्रॉब्लम ना हो। राइट? एक एक चीज को हम लेके चलेंगे और एक एक चीज को हम आपको बेटा क्लियर करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज को आप शेयर करें हमें। तो मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं बेटा? 3 और आपके संयुक्त दीर्घ स्वर 4, टोटल ऑफ 7 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर को हम सजाती कहते हैं और संयुक्त दीर्घ स्वर को हम विजाती कहते हैं। राइट? तो ये जानकारी हमने आपको दी हिंदी वर्णमाला में। वर्णमाला क्या डालेंगे बेटा? आगे चलना है। वर्णमाला अगर मैं वर्णमाला को परिभाषित ढंग से आपको बताऊं तो वर्णमाला की परिभाषा बनती है कि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजाने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजाने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को? क्लियर? वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजाने को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को
देवनागरी लिपि में लिखा गया है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में कहा गया है, लिखा गया है। और देवनागरी लिपि को हम नागरी लिपि भी कहते हैं बेटा। देवनागरी लिपि को हम बेटा कौन सी लिपि? नागरी लिपि में कहते हैं। देवनागरी बेटा जो लिपि होती है वो लिखी जाती है बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। देवनागरी जो लिपि है बेटा वो कहां पर? बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। क्लियर बेटा? क्लियर? चल, तो ये आपकी थी वर्णमाला। वर्णमाला को व्यवस्थित क्रम में, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में सजाने को वर्णमाला कहते हैं। और पूरी वर्णमाला जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। देवनागरी लिपि का दूसरा नाम हम नागरी लिपि भी कहते हैं। और बेटा ये जो लिपि होती है ये भारत में बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अब जो ये आपके वर्ण हैं, जो ये वर्ण बनाए गए थे, जो स्वर बनाए गए, जो व्यंजन बनाए गए, जो इनके आपके जो शरीर से जो निकलते हैं, इनका स्थान कहाँ से है, इनका उच्चारण कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले मैं जानकारी देता हूं। लिखो बेटा, स्वरों का उच्चारण। स्वर कितने थे? 11। स्वर आपके 11 थे। अब ये 11 जो स्वर निकलेंगे तो वो आपके किन किन स्थानों से निकलते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा कि जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं वो 5 जगह से निकलते हैं, 5 स्थानों से। बेटा उच्चारण स्थान क्या लिखा बेटा? उच्चारण स्थान 5 हैं। उच्चारण स्थान बेटा कितने हैं? 5 हैं। पहला उच्चारण स्थान बेटा कंठ है। कौन सा? दूसरा उच्चारण स्थान बेटा तालु है। तीसरा आपका है बेटा मूर्धा। और तंत और बेटा ओष्ठ। 5 आपके उच्चारण स्थान है बेटा। कितने हैं बेटा? 5 आपके उच्चारण स्थान हैं। ध्यान देना मेरी बात को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कंठ की। कंठ से 3 स्वर निकलते हैं बेटा। एक छोटा आ, एक बड़ा आ और एक आपका विसर्ग। कंठ से 3 स्वर निकलते हैं। छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग। तालु से बेटा 2 स्वर निकलते हैं, ई और बड़ी ई। ई जो आपके तालु से निकलता है। मूर्धा से निकलने वाला स्वर जो है बेटा उसे री कहते हैं। ये मूर्धा से निकलता है। क्लियर? दंत से जो निकलने वाला स्वर है तो बेटा यहां पर बहुत ही खास बात है। यहां पर कोई भी लड़का गलती कर सकता है कि याद रखना पड़ेगा उसको कि दंत से कोई भी स्वर नहीं निकलता है। दंत से स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं है। तो दंत में क्या लिखोगे? स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं होता है। दंत से बेटा स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं होता है। दंत से कोई भी स्वर नहीं निकलता है। अब बात करते बेटा ओष्ठ की। ओष्ठ से 2 स्वर निकलते हैं बेटा, उ उ। ओष्ठ से बेटा 2 स्वर निकलते हैं। कौन से? उ उ। ये आपके ओष्ठ से निकलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा, अब आपके कुछ स्वर ऐसे होते हैं। कुछ स्वर क्या आपको पता होगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं?
ए आए ओ आओ। तो बेटा ये आपके संयुक्त स्वर का मतलब है कि संयुक्त दो जगह से निकलेंगे। तो जब हम कंठ और किसको मिला देते हैं, तालु को, तो अगला बेटा बनता है जिसे कंठ तालु को हम कहते हैं कंठ तालब। कंठ तालब, कंठ और तालु मिलकर क्या बन जाएगा, कंठ तालब। ये दो जोड़ दिए तो संयुक्त बन गई जगह, और संयुक्त स्वर होते हैं ए आए, ए और आए। कंठ तालब से बेटा कौन सा निकलता है, कंठ तालब से निकलता है ए और आए। अब देखो बेटा कंठ और आगे बनता है बेटा कंठ और ओष्ठ से, तो जिसे को हम बोलते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, इससे कौन निकलेंगे बेटा, ओ और आओ, ओ और आओ, ओ और आओ। कंठोष्ठ से कौन निकलते बेटा, ओ और आओ। कंठ तालब से मिलकर निकलते हैं ए और आए। कंठ और ओष्ठ से निकलता है ओ और आओ। अब आपने सोचा होगा कि आप ये बताएं सर कि आपका अंग तो दिखा ही नहीं, तो अंक जो है वो बेटा, अंक जो निकलता है वो निकलता है नासिका से। अंक जो निकलता है वो निकलता है किससे, नासिका से। अंक जो है वो निकलता है नासिका से। और ये जो अंक है ये आपका अनुस्वर है। क्या है बेटा, अनुस्वर है। स्वरों की संख्या तो 11 ही थी, आपके बेटा अंक जो है ये किससे, नासिका से निकलता है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। चल अब यहां पर थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे, तो मेरी बात समझ गए। स्वरों के उच्चारण स्थान कहां से होते हैं, कंठ, ताल, मुंह, दंत और ओष्ठ से। कंठ से निकलने वाला होता है बेटा छोटा आ, बड़ा आ और आपका आहा। क्या निकलता है, आहा। तालु से निकलती है ई और बड़ी ई। मूर्धा से निकलता है बेटा री। दंत से कोई भी स्वर नहीं निकलता है। ओष्ठ से बेटा निकलता है ऊ और बड़ा ऊ। कंठ और बेटा किसको मिलाते हैं, कंठ और तालु को तो बनता है बेटा ए और आए। कंठ और ओष्ठ को मिलते हैं तो बेटा ओ और आओ। और अंक आपका कहां से निकलता है, स्वरों के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है नोट में बेटा, स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये व्यंजन को बोलने में सहायता देते हैं, ये व्यंजन को बोलने में सहायता देते हैं बेटा, सहायता देते हैं, और इन्हें अच कहा जाता है, और इन्हें अच कहा जाता है। बेटा स्वरों को हम क्या कहते हैं, अच कहा जाता है। स्वरों को हम क्या कहते हैं बेटा, अच कहते हैं। स्वरों को हम अच कहते हैं, राइट। स्वरों को क्या कहा जाता है बेटा, अच कहा जाता है। तो स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप में रहते हैं, और ये बेटा इनका वर्क होता है क्या, ये व्यंजनों को बोलने में सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें अच कहा जाता है। क्लियर। चल अब आप नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालो बेटा मात्रा। हेडिंग आपकी होगी मात्रा। सबसे पहले स्वरों में दो तीन चीजें और हो जाती हैं, उनके विषय में भी हम आपको जानकारी देते हैं कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि मात्रा तो आपकी बेटा होती है कितनी, 10। अब कभी कभी नोट में स्वरों में पूछा जाता है, कहा यह जाता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या बोले तो आपका हिंदी में मूल स्वर 11,
हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं बेटा? 11। क्लियर? एक हमारे थे भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी, इन्होंने स्वरों की संख्या मानी है बेटा 10। इन्होंने स्वरों की संख्या कितनी मानी है बेटा? 10। तो 10 अगर मानी है तो इन्होंने है मूल स्वर कितने बेटा? 11। लेकिन इन्होंने कहा है कि स्वर 10 ही हैं, तो इन्होंने कौन से स्वर को स्वर नहीं माना बेटा? री को इन्होंने स्वर नहीं माना। तो अगर पूछा जाता है बेटा, किसी के मत के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो 10, या भोलानाथ तिवारी ने किस स्वर को स्वर नहीं माना, तो आप बोलोगे री को स्वर नहीं माना। कोई प्रॉब्लम बेटा? आगे बढ़े, चल आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दें। अब आपकी जो लास्ट में था 11 स्वर के बाद में जो 13 अक्षर आपके बनते हैं वो 2 होते हैं, अंग और आहा। अंग और आहा। अंग कहां से निकला था बेटा? नासिका से। आहा कहां से निकला था? कंठ से निकला था। चल अब यहां पर बात करते हैं कि बेटा ये अंग और आहा है क्या? अंग और आहा को हम अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह कहा जाता है। अंग और आहा को बेटा क्या कहते हैं? अयोग वाह कहा जाता है। क्लियर? जिसमें अंग को अनुस्वर, अंग को अनुस्वर और आहा को विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वर और आहा को विसर्ग पढ़ा जाता है बेटा। क्लियर? क्लियर? चल अब एक हिंदी में प्रयोग होने वाला एक फारसी शब्द है जो फारसी स्वरों में आता है, जो आपका ये है, इसे हम आगत स्वर कहते हैं। इसे हम आगत स्वर कहते हैं। ये एक फारसी शब्द है। ये एक बेटा कैसा शब्द है? फारसी शब्द है। और ये आगत स्वर का प्रयोग ऐसे शब्दों में होते हैं भारत में, जैसे हम लिखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे लिखेंगे डॉक्टर, अभी डॉक्टर शुद्ध नहीं है, अब आपका डॉक्टर शुद्ध है। या फिर मैं लिखूंगा, ध्यान दें बेटा, ऑफिस, अभी आपका ये सही नहीं है, अब आपका ऑफिस सही है। राइट? क्लियर? ऑफिसर, ऑफिसर भी अब आपका शुद्ध है। डॉक्टर हुआ, ऑफिस हुआ, ऑफिसर हुआ, इन दिए गए शब्दों में किस स्वर का प्रयोग हो रहा है? आगत स्वर का प्रयोग हो रहा है, जो कि आगत स्वर कैसा है? फारसी शब्द है। कोई दिक्कत हो किसी को तो कोई प्रॉब्लम बताएं। ठीक? अब आप जरा देखें बेटा, स्वरों का वर्गीकरण हम जरा देखो करते हैं। स्वरों को बिल्कुल भिन्न भिन्न कर देते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण आपके कई माध्यम के अकॉर्डिंग होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे बेटा आगे, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। चल सबसे पहले स्वर का वर्गीकरण हम जीभ के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर बेटा? जीभ के आधार पर हम स्वर का वर्गीकरण करेंगे। जीभ के आधार पर बोले तो ये जीभ ही तो बनी है। ये जीभ का बेटा कौन सा भाग है? तो आप बोलोगे अग्रभाग, ये आपका होगा मध्य भाग और ये आपका होगा पश्च भाग। सबसे पहले अगर कोई बच्चा
इस चीज को जानना चाहता है तो सबसे पहले इसी अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, जीभ के अग्रभाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, मध्य भाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं, और बेटा पश्च भाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अग्रभाग से निकलने वाले आपके 4 होते हैं। स्वर कितने होते हैं इसमें? 4 होते हैं। कौन कौन से? ई, ए और आई। ई, ए और आई। मध्य भाग से निकलने वाला स्वर एक होता है। वो एक कौन होता है बेटा? छोटा आ। और पश्च भाग से निकलने वाले स्वर होते हैं 5। कौन कौन बेटा? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। यहां पर आपने देखा होगा कि जो री है वो आपकी नहीं है। री जो है आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसके आधार पर है? जीभ के आधार पर। क्लियर? चल, अब आप हेडिंग डालेंगे बेटा, मुख के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम। के आधार पर वर्गीकरण। बेटा मुख के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में बेटा? 4 भागों में किया गया है मुख के। सबसे पहले आपका होता है समव्रत। कौन सा? समव्रत। दूसरा होता है अर्ध समव्रत। फिर होता है बेटा विवृत। फिर होता है बेटा अर्ध विवृत। चार आधार पर बेटा आपके मुख के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर बेटा? मुख के आधार पर आपका वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, समव्रत में क्या होता था? उसमें आपका था अग्रभाग में कौन थे? ई और ए आई। और समव्रत में क्या होता है? ई और ऊ और बड़ा ऊ। मतलब ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये होते हैं बेटा कौन से? समव्रत। क्लियर? अर्ध समव्रत में आधे वाले आते हैं ए आई, ए और ओ, छोटे ए और ए आई में छोटा कौन है? ए। ओ आओ में छोटा कौन है? ओ। क्लियर? विव्रत में क्या होता है? विव्रत में होता है केवल ओनली बड़ा आ, बड़ा आ। और अर्ध विव्रत में होता है बेटा छूटा हुआ छोटा आ, फिर आए, इसके बाद और कौन छूटा है? आओ। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे, आगत भी इसी में शामिल कर लिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आगत स्वर क्या है? आगत स्वर एक अर्ध विव्रत स्वर है। आगत स्वर एक क्या है बेटा? अर्ध विव्रत स्वर है। आगत स्वर एक क्या है बेटा? एक अर्ध विव्रत स्वर है। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? चल, अब तीसरा पार्ट आता है बेटा स्वर का वर्गीकरण में। लिखो ओष्ठ के आधार पर। क्लियर? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर बेटा?
ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण अब मैं करता हूं। तो ओष्ठ के आधार पर वर्गीकरण दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है बेटा व्रतमुखी, दूसरा होता है अर्धव्रतमुखी। पहला होता है व्रतमुखी और दूसरा होता है बेटा अर्धव्रतमुखी, जिसे आवृतमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आवृतमुखी भी कहते हैं, आवृतमुखी भी कहते हैं। चल, व्रतमुखी का मतलब है ये ओंठ है, ये व्रत बना दे, राइट? हाँ, गोला बना दे, अर्थात गोला तभी बनेगा जब आपकी लिपस्टिक एक दूसरे को टच ना करे। व्रतमुखी बोले तो आपके होंगे, क्या बोलोगे? ऊ, व्रत बना, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ये आपके हैं कौन से? व्रतमुखी। कौन से बेटा? व्रतमुखी। आवृतमुखी में कौन कौन है बेटा? छूटे हुए, छोटा और बड़ा, ए और आई। छोटा, बड़ा, ए आई, छोटी और बड़ी, ए और आई। क्लियर? ये अर्धव्रतमुखी में, अर्धव्रत का मतलब होता है कि सपोज दैट ये है, राइट? ये आपका बना, एक इधर से एक इधर से, ये मुंह। अगर आपके अर्धव्रत बनता है, अर्धव्रत में इस आपके ओंठ से आप केवल बोल सकते हैं छोटा, बड़ा, ए, आए, ई और बड़ी। और दोनों ओंठ अगर प्रयोग करोगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला, तो आपका गोला बन जाएगा पूरा। उसको बोलने के लिए कौन कौन से बोलोगे? ऊ, बड़ा ऊ, ओ और। तो मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही रखें। ओके, बाय बाय।